कभी भी किसी भी दिन न्यूज़ आती रहती है। आज इजराइल ने गाज़ा में कोई ऑपरेशन किया, लेबनान में कुछ कर दिया। और जब गाज़ा में ऑपरेशन चल रहा था तब इजराइल लगभग 4-5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा था। पहला गाज़ा हो गया, दूसरा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ, बीच में येमेन में जाकर हुती पर ऑपरेशन किया था। उधर ईरान कई सारे मिसाइल से अटैक करता है तो उसको भी जवाब दे देता है। ईरान में जाकर एयर स्ट्राइक करके आता है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी तब जब चाहे तब बॉम्बिंग करके आता था। और अगर हिस्ट्री में भी देखें तो ये अरब वर्ल्ड के जो कंट्रीज है उन्होंने कई बार इजराइल पर अटैक किया था, पर हर बार इजराइल जीत जाता है। और 1967 वाला अरब इजराइल वॉर, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, उसमें कई देशों ने मिलकर अटैक किया था। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान, इन सब ने मिलकर अटैक किया था, पर फिर भी इजराइल जीत जाता है। तो ये सवाल आता है कि आखिर इजराइल ये सब कैसे कर लेता है, क्योंकि इजराइल भारत के जैसा कोई बड़ा देश नहीं है और ना ही कोई उतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है। इजराइल साइज के हिसाब से बहुत छोटा सा देश है। जीडीपी के हिसाब से 29th रैंक है। पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ के आसपास है, फिर भी हर लड़ाई जीत जाता है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल उन देशों के लिस्ट में आता है जहां पर हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो जब भी युद्ध की सिचुएशन हो जाती है तो लार्ज साइज ऑफ आर्मी इकट्ठा करने में देर नहीं लगती। और जब इजराइल पर कोई बॉम्बिंग करता है, मिसाइल से अटैक करता है, जैसे 2024 में ईरान ने किया था, तो उस वक्त सभी इजराइल के नागरिक शेल्टर्स में पनाह ले लेते हैं। इजराइल में एक कानून है, सिविल डिफेंस लॉ 1951। उसके तहत हर इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल जैसे सभी प्रकार की बिल्डिंग्स में बॉम्ब शेल्टर्स बनाना कंपलसरी है। तो जब भी कोई अटैक होने वाला हो तब इजराइल की सरकार नागरिकों को एक अलर्ट दे देती है और सब शेल्टर्स में छुप जाते हैं, जिससे कितना भी बड़ा अटैक क्यों ना हो, कैजुअलिटीज नहीं होती। और इतने सारे युद्ध, इतने सारे अटैक होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल के नागरिक भी मेंटली हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो सरकार को भी सिचुएशन हैंडल करने में आसानी रहती है। इजराइल के पास खुद की एक अच्छी डिफेंस इंडस्ट्री भी है। उसके पास आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। और बाकी जो हथियार चाहिए, फाइटर जेट जैसा कुछ चाहिए, तो वो अंकल सैम से आसानी से मिल जाता है। इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री भी है, तो इसीलिए भी उससे पंगा लेने से डरते हैं बाकी के। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास 90 से 400 के बीच में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इसीलिए मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस इजराइल की तरफ झुका हुआ है। और ये भी एक रीजन है कि ईरान को भी न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए। अगर आप दुनिया की टॉप 5 खुफिया एजेंसी की लिस्ट बनाओगे तो उसमें इजराइल की मोसाद का नाम जरूर आएगा। मोसाद के बारे में एक बात कही जाती है, इनके यहाँ माफ़ी नहीं होती। ये आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ में विश्वास रखते हैं। किसी को नहीं छोड़ते, दुनिया में कहीं पे भी हो ढूंढ कर मारते हैं। और ऐसा कहते हैं कि मारने से ठीक 1 घंटा पहले उसके घर फूल बेचते हैं। और तब इजराइल की सरकार ने एक ऑपरेशन को परमिशन दी जिसका नाम था रैथ ऑफ गॉड। रैथ का मतलब होता है गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा, ईश्वर का बहुत तेज गुस्सा इसको बोलते हैं। और ये ऑपरेशन मोसाद वहां की जो खुफिया एजेंसी है वो है, उसको दिया गया। और इन लोगों ने अगले 20 साल में, ये 20 साल लगे, लगभग कहते हैं कि 25 से 35 के बीच में, 20 से 35 के बीच में संख्या थी जो सब उस कार्यक्रम में शामिल थे जिन्होंने इन 11 लोगों को मारा था। उन सबको ढूंढ ढूंढ के किसी किसी देश में, किसी को मतलब अलग अलग देशों में, कोई इंग्लैंड के पास, कोई रोम के पास, जहां जहां जिस जिस देश में वो लोग मिले खुफिया सूचनाओं के माध्यम से, वहां वहां उनकी हत्याएं की। एक व्यक्ति तो ऐसा था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, उसको 5 बार कोशिश करने के बाद 5वीं बार में मारा। लेकिन मोसाद ने यह साबित कर दिया इस पूरे प्रकरण में कि हमारे साथ कुछ करोगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी ढूंढ के मारेंगे। ये छवि इजराइल की बन गई। और इसमें एक काम और करते थे अपनी धौंस दिखाने के लिए, कि जिसकी हत्या होने वाली होती थी उससे 1 आध घंटे पहले उसके घर पे, फैमिली के पास, एक फूल की टोकरी जाती थी और साथ में एक कंडोलेंस कार्ड होता था
सहानुभूति का एक पत्र होता था, साथ में लिखा होता था, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। और उसके 1-2 घंटे के बाद उस व्यक्ति की किसी और देश में हत्या हो जाती थी। मोसाद के कई सारे ऑपरेशंस फेमस है, जैसे ऑपरेशन फिनाले, जिस पर एक मूवी भी आई थी, जिसमें एडोल्फ एकमन नाम के जर्मन ऑफिसर को अर्जेंटीना से उठाकर इजराइल लाया था, जिसमें अर्जेंटीना को भी पता नहीं चला था कि उसे कब ले गए मोसाद वाले। 1967 के वॉर में अरब कंट्रीज के हर मूवमेंट की जानकारी हासिल करके दी थी मोसाद ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि इजराइल 6 दिन में युद्ध जीत गया। मोसाद को कहीं ना कहीं अमेरिका का CIA भी सपोर्ट करता है। पेगासस का नाम सुना होगा आपने, वो भी इजराइल का ही है। इसीलिए इजराइल को दुश्मन देश के प्लान्स के बारे में पहले ही पता चलता है, और अगर इंटेलिजेंट इनपुट्स स्ट्रांग हो तो आर्मी को भी लड़ने में एक एज रहती है। हालांकि आजकल कोई इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, पर फिर भी इजराइल हमेशा सतर्क रहता है। अमेरिका में इजराइल के सपोर्ट के लिए एक स्पेशल ग्रुप है, AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी। ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉबिंग ग्रुप है, जो इजराइल के लिए अमेरिकन कांग्रेस में लॉबिंग करता है, कई डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि कैसे इजराइल के फेवर में पॉलिसीज़ बने, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एड मिले, सपोर्ट मिले। वैसे अमेरिका में लॉबिंग करना लीगल है। इजराइल एक ज्यूज कंट्री है, और अमेरिका में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है ज्यूज की, लगभग 75 लाख के आसपास है। और इनके लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो ज़्यादा अमीर है, पैसा है उन लोगों के पास। अमेरिका में ज्यूज लोगों की एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉबी है। लैरी इल्सन, गूगल के दोनों फाउंडर्स लैरी पेज और सर्जी बीन, डेल जो लैपटॉप आता है उसके फाउंडर माइकल डेल, माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर CEO स्टीव बाल्मर, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने ये ChatGPT बनाया, वो सैम अल्टमैन, सभी के सभी जूइश है। अमेरिकन जूइश कम्युनिटी मिलकर इस ग्रुप को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके ज़रिए ये अमेरिका की कांग्रेस में, पॉलिटिकल पार्टीज में लॉबिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे इजराइल को एडवांटेजेस मिलते हैं, जिसके डायरेक्ट बेनिफिट्स इजराइल को वॉर्स में मिलते हैं। अब आप कितनी भी सेफ्टी इंश्योर करो, फिर भी लड़ाई लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ती है, पैसा लगता है, संसाधन लगते हैं। कुछ करोगे तो इंटरनेशनल प्रेशर आता है, उसे हैंडल करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। इस सब में इजराइल को एक ही देश है जो ब्लाइंडली सपोर्ट करता है, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे यूरोपियंस भी करते हैं। ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इजराइल देश बनाने में बहुत सपोर्ट किया था, पर अब उनसे ज़्यादा सपोर्ट अकेला अमेरिका करता है। अमेरिका इजराइल को हर तरीके से हेल्प करता है, फिर चाहे वो मिलिट्री हो, पैसा तो बिलियंस ऑफ डॉलर दे देता है। 2023-24 में एक साल में लगभग $18 बिलियन दे दिए। उसके बाद फिर चाहे वो यूनाइटेड नेशंस में भी सपोर्ट करना क्यों ना हो, अगर कभी बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाती है तो अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी बचाने के लिए इजराइल के पास अमेरिका है। अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यूज करके अग्रीमेंट्स भी साइन करवाता है, जैसे ट्रंप के फर्स्ट टर्म में अरब और इजराइल के बीच शांति के लिए अब्राहम एकॉर्ड्स भी साइन करवाए थे। जब 2023 में इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया था, तब अमेरिका ने इजराइल के सेफ्टी के लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडल ईस्ट में भेजा था। अमेरिकन एजेंसीज, अमेरिकन मिलिट्री इजराइल को हर तरीके से हेल्प कर रही थी, फिर चाहे वो सैटेलाइट से डाटा प्रोवाइड करना हो, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना हो। वैसे ये सब तो कुछ नहीं, अगर किसी वक्त इजराइल हार रहा है ऐसा लगने लगा, या फिर किसी वक्त इजराइल कमज़ोर पड़ता दिख रहा हो, तो अमेरिका इजराइल को डिफेंड करने के लिए अपनी आर्मी भी ग्राउंड पे भेज सकता है। फिर चाहे अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा, अमेरिका फिर इजराइल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
If Israel comes under attack, the US will step in. No matter who is right or wrong, no matter who is president of America, if Israel is on the back foot, America will come in all guns blazing, and that may be the deciding factor in this war. अब आप समझ गए होंगे इजराइल ये सब कैसे मैनेज कर पाता है। और अगर फिर भी ऐसा हुआ कि ये दोनों कमज़ोर पड़ जाए या फिर सारे अरब कंट्रीज़ ने एक साथ अटैक कर दिया हो, ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी हाइपोथेटिकली मान लो इनसे मैनेज नहीं हो रहा, तो दिल्ली इंटरवीन करेगी। भारत इनकी हेल्प करने पहुंच जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली आर्मी भी भेज दे। वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इजराइल को सपोर्ट करते ही है, पर ज़रूरत आ पड़ी और लॉन्ग टर्म का सोचे तो भारत भी इजराइल को बचाने के लिए आ जाएगा। रिपोर्ट तो ये भी आई थी कि भारत ने भी कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे थे। पॉसिबिलिटी है कि मदद की होगी, बिकॉज इजराइल ने भी कारगिल वॉर में भारत की मदद की थी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन भेजे थे। अब जिसके पीछे अमेरिका, भारत जैसे देश खड़े हो, तो वो कैसे हार सकता है? वो एक बात है ना कि अपना इतिहास ही ऐसा बनाओ कि फिर कोई आपसे दुश्मनी करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसी ही कुछ हिस्ट्री है इजराइल की। उसकी हिस्ट्री ही ऐसी है ना कि उससे डायरेक्टली पंगा लेने से सारे मिडिल ईस्ट के देश डरते हैं। जब से इजराइल बना है तब से मिडिल ईस्ट में जितने देश है सब ने कोशिश की, सब ने मिलकर अटैक करके देखा, पर हर बार इजराइल जीत गया। आज तक कोई हरा ही नहीं पाया इजराइल को। इसीलिए सब हमास, हुती, हिजबुल्ला जैसे प्रॉक्सीज के जरिए डैमेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इजराइल इन सब को घर में घुसकर मारता है। इसमें एक और बात है, इजराइल के लिए या फिर स्पेशली कहे तो ज्यूज के लिए हर लड़ाई एक अस्तित्व की लड़ाई जैसी है। उन्हें पता है अगर हार गए तो पिछले लगभग 2000 साल से घर के लिए इधर उधर भटके थे, वैसे ही हाल फिर से हो जाएंगे। बहुत दर्दनाक इतिहास है ज्यूज का। हिटलर के समय तो बहुत बुरा हाल था, तो अब उनको जो ये एक फिर से अपना घर मिला है उसे महफूज रखना है। इसीलिए इजरायलीज हर लड़ाई अलग ही जुनून के साथ लड़ते हैं, जिसका परिणाम है कि इजराइल आज तक हारा ही नहीं।